अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फास्ट फॉरवर्ड। इस मूवी में देखा जा सकता है कि 1926 में कुछ स्याह फार्म लोग सफेद फार्म लोगों के खेतों में काम कर रहे होते हैं। उस स्याह फार्म फैमिली में मौजूद बच्चे का नाम सीसल होता है कि एक सफेद फार्म शख्स वहां आता है और उन लोगों को तंग करने लगता है। सफेद फार्म शख्स उन लोगों को तंग कर रहा होता है कि सीसल का बाप उससे कहता है कि ये दुनिया ऐसी है जहां पर स्याह फार्म लोगों के कोई हकूक नहीं है और उन्हें खामोश रहना चाहिए। वो सफेद फार्म शख्स सीसल के बाप को उसकी नजरों के सामने कत्ल कर देता है। उस खेतों की मालकिन जब वहां पहुंचती है तो वो बाकी वहां काम करने वाले लोगों से कहती है कि सीसल के बाप को दफना दिया जाए। वो बूढ़ी खातून सीसल से कहती है कि वो उसका ख्याल रखेगी और उसको काम करना सिखाएगी। अगले दिन सीसल वहां उनके किचन में काम करने लगता है। बूढ़ी खातून उसे तरबियत देती है कि उसने किस तरह से एक बहुत कामयाब वेटर बनना है। सालों सीसल वहां काम करके अपनी तरबियत हासिल करता है और फिर वो फैसला करता है कि वो यहाँ से चला जाएगा। उसकी माँ जो उसके बाप की मौत के बाद से ही अपने हवास खो बैठती है, वो अपनी माँ से अलविदा लेता है। वो वहाँ काम करते हुए लोगों से कहता है कि वो उसकी माँ का ख्याल रखें। जब वो उस बूढ़ी खातून को अलविदा कहने जाता है तो बूढ़ी खातून बहुत जज्बाती हो जाती है क्योंकि वो उसे अपने पोते की तरह पालती है। ये सीसल की जिंदगी में पहला मौका था जब वो अपनी जगह से निकल के किसी शहर में जा रहा था। रास्ते में उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कोई भी शख्स उसकी मदद नहीं करता। हर तरफ नस्ल परस्ती बहुत आम होती है। कानून भी उस वक्त स्याह फार्म लोगों के हक में नहीं था। शहर में सीसल को एक दिन इतनी भूख लगती है कि वो चोरी करने पर मजबूर हो जाता है। खुशकिस्मती से उस दुकान का मालिक एक बहुत अच्छा इंसान होता है। वो चोरी के बदले में सीसल को सजा देने के बजाय उसकी मदद करता है और उसे वेटर की नौकरी दे देता है। सीसल उसके साथ नौकरी करने लगता है। एक दिन वो शख्स सीसल से कहता है कि उससे एक ऑफर आई है कि वो 5 स्टार होटल में वेटर का काम करे, लेकिन अब उसकी उम्र नहीं रही कि वो काम कर सके। इसलिए वो सीसल से कहता है कि वो उसकी जगह जाके वहाँ पर काम करना शुरू कर दे। वो सीसल को ये भी समझाता है कि वहाँ काम करते हुए लोगों के 2 चेहरे होते हैं। एक चेहरा वो जो उनका असली चेहरा होता है और एक चेहरा वो जो उसने बाकियों को दिखाना होता है। इसी तरह बहुत साल गुजर जाते हैं। सीसल वेटर की नौकरी करता रहता है। वो एक ग्लोरिया नाम की खातून से शादी कर लेता है और उसके 2 बेटे भी होते हैं जिनके नाम होते हैं लुई और चार्ली। उसकी तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन वो पैसे बचा रहा होता है कि वो एक गाड़ी खरीद सके। वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़ा रहा होता है। जब वो सब लोग बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं तो सीसल को प्रेसिडेंट के बावर्ची का फोन आता है। अगले दिन सीसल व्हाइट हाउस पहुंच जाता है उस बावर्ची से मिलने के लिए। वो बावर्ची सीसल से कहता है कि उसने उसका बहुत नाम सुना है कि वो एक बहुत कामयाब वेटर है। वो उसे ऑफर करता है कि वो अब प्रेसिडेंट के लिए अपनी नौकरी करे। ये ऑफर सुनने के बाद सीसल बहुत खुश होता है और बगैर कुछ सोचे समझे वो इस नौकरी को कबूल कर लेता है। अगली सुबह व्हाइट हाउस के वेटर होने की हैसियत से सीसल की नौकरी शुरू हो जाती है। बावर्ची सीसल को व्हाइट हाउस के कुछ असूलों के बारे में बता रहा होता है और वो दिन आ जाता है जब जिंदगी में पहली बार वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को चाय पेश करेगा। जब वो अंदर जाता है तो वो लोग नस्ल परस्ती पर एक मीटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन सीसल ऐसे खड़ा रहता है जैसे वो ना ही कुछ सुन रहा है और ना ही कुछ देख रहा है। और वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा लुई स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल करके किसी और शहर चला जाता है अपनी अगली पढ़ाई पूरी करने के लिए। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है कि इलेक्शन करीब आ जाते हैं। वो सब लोग किचन में काम कर रहे होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट निक्सन उन लोगों से कहता है कि वो लोग वोट निक्सन को ही दें। निक्सन उनसे वादा करता है कि जब वो प्रेसिडेंट बन जाएगा तो वो स्याह फार्म लोगों के लिए बहुत सारे काम करेगा। वो उनसे वादा करता है कि अगर वो जीत जाता है तो वो स्याह फार्म लोगों की जिंदगी को आसान बना देगा। दूसरी तरफ लुई अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है कि अचानक उसे कार्ल नाम की एक लड़की मिलती है। कार्ल लुई को अपने साथ एक खुफिया मीटिंग में ले जाती है जहां पर और भी स्याह फार्म स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि एहतजाज की तैयारी कर रहे होते हैं जो उन्होंने सफेद फार्म लोगों के खिलाफ करना होता है। वो स्टूडेंट्स मिलकर बहुत दिन तक प्लानिंग करते हैं और वो एक दिन आ जाता है जिस दिन उन्होंने एहतजाज करना होता है। वो सब लोग मिलके एक सफेद फार्म रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाते हैं। वहाँ पर काम करने वाली खातून उन सब लोगों को कहती है कि वो यहाँ से चले जाएं। वहाँ पर मौजूद लोग उन स्याह फार्म लोगों पर तशद्दुद करने लगते हैं और उन्हें
مجبور کرنے لگتے ہیں کہ وہ یہاں سے اٹھ کر کہیں اور چلے جائیں، لیکن احتجاج میں بیٹھے ہوئے وہ اسٹوڈنٹس وہاں سے نہیں اٹھتے۔ ان سب لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ سیسل یہ سارا واقعہ ٹی وی پر دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ فوراً ہی اپنے بیٹے کے پاس پہنچتا ہے۔ سیسل لوئی پر بہت غصہ ہوتا ہے کہ اتنا وقت وہ اتنی محنت سے اپنے بیٹوں کے لیے پیسے کما رہا ہے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ سیسل کے بہت زیادہ مصروف ہونے کی وجہ سے وہ گلوریا پر بھی دھیان نہیں دیتا اور گلوریا بہت زیادہ نشہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ 1961 میں کینڈلی امریکہ کا نیا پریزیڈنٹ بنتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے سارے ملازمین کینڈلی کا وہاں پر استقبال کرتے ہیں۔ ایک دن بعد لوئی جیل سے چھوٹ جاتا ہے۔ جب وہ سب لوگ ایک بس میں بیٹھ کر واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ان کی بس پر حملہ کر دیا جاتا ہے نسل پرست لوگوں کی طرف سے۔ ان کو وہاں سے بھاگ جانے کی مہلت نہیں ملتی اور وہ نسل پرست لوگوں کا گروپ ان کی بس پر حملہ کر دیتا ہے اور ان کی بس کو آگ لگا دیتا ہے۔ خوش قسمتی سے اس حملے کے بعد لوئی اور اس کے دوست بچ جاتے ہیں۔ یہ سب ہونے کے بعد پولیس بھی سیاہ فام لوگوں کو ہی گرفتار کرتی ہے کہ یہی اس حملے کی وجہ بنے ہیں۔ وقت ایسے ہی گزرتا جاتا ہے اور امریکہ کے حالات خراب ہوتے جاتے ہیں۔ نسل پرستی سے تنگ آئے ہوئے سیاہ فام لوگ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک شام پریزیڈنٹ کینڈلی اس چیز سے تھک جاتے ہیں۔ سیسل جب پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے تو پریزیڈنٹ کینڈلی اسے کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا بیٹا بھی اسی طرح کے لوگوں میں ملوث ہے اور یہ 16ویں دفعہ ہے جب اس کے بیٹے کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ سیسل یہ سن کر بہت شرمندہ ہوتا ہے اور وہ پریزیڈنٹ کینڈلی سے معافی مانگتا ہے۔ سیسل پریزیڈنٹ کینڈلی سے کہتا ہے کہ اس نے بھی اپنے بیٹے کو بہت عرصے سے نہیں دیکھا۔ جب وہ وہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو پریزیڈنٹ کینڈلی اس سے مخاطب ہوتے ہیں۔ وہ سیسل سے کہتا ہے کہ یہ لوگ تباہی نہیں پھیلا رہے بلکہ انہوں نے اس چیز کا احساس پیدا کیا ہے کہ سیاہ فام لوگوں کی زندگی بھی بہت ضروری ہے۔ اگلے دن ٹی وی پر پریزیڈنٹ کینڈلی ایک کانفرنس کرتے ہیں اور سالوں بعد ایک ایسا پریزیڈنٹ آیا ہوتا ہے جو سیاہ فام لوگوں کے حق میں بات کرتا ہے، لیکن اس تبدیلی کو لانے سے پہلے ہی پریزیڈنٹ کینڈلی کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ پریزیڈنٹ کینڈلی کی بیوی بھی بہت زیادہ غمگین ہوتی ہیں۔ یہ خبر سن کر سیاہ فام لوگ اور سیسل بہت ہی غمگین ہو جاتے ہیں۔ سیسل جب اپنے گھر جاتا ہے اور گلوریا کو اس بارے میں بتاتا ہے تو اسے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا۔ وہ سیسل سے شکایت کرنے لگتی ہے کہ اس کے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے جب سیسل یہاں موجود نہیں تھا۔ یہ سب بات سننے کے بعد سیسل کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا۔ اسی دن سیسل اور گلوریا اس چیز کا تہیہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو بدلیں گے۔ اس کے بعد امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ پریزیڈنٹ کا آفس صاف کرتے ہوئے پریزیڈنٹ جانسن سیسل کو ایک تحفہ دیتے ہیں۔ وہ تحفہ ایک پن ہوتی ہے جو کہ ایک ایوارڈ ہوتا ہے بہت اچھا ویٹر ہونے کا۔ شام کو سیسل اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو اپنے گھر بلاتا ہے۔ وہ بات کرتا ہے کہ پریزیڈنٹ کینڈلی کے گزر جانے کے بعد سیاہ فام لوگوں کی زندگی اور زیادہ خراب ہو گئی ہے اور پریزیڈنٹ کینڈلی کے بعد کسی نے بھی ان لوگوں کے حق کے لیے بات نہیں کی۔ ان سب حالاتوں کے چلتے ہوئے سیاہ فام لوگ پریزیڈنٹ جانسن سے ان کے استعفے کی مانگ کرنے لگتے ہیں اور وہ دن تاریخ کا بہت بڑا دن ہوتا ہے جس کو بلڈی سنڈے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگلے دن وائٹ ہاؤس میں سیسل اپنے باس سے کہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ سیاہ فام لوگوں کی تنخواہیں بھی بڑھا دی جائیں۔ سفید فام لوگوں کی تنخواہیں ان لوگوں کی نسبت بہت زیادہ ہیں جبکہ سالوں سے سیاہ فام لوگ اسی تنخواہ پر گزر بسر کر رہے ہیں۔ تبھی وہ آفیسر سیسل سے کہتا ہے کہ اسے اس چیز کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے کہ اسے یہاں پر نوکری کا موقع ملا ہے۔ اگلے دن گلوریا اپنے کام کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اچانک لوئی کو دیکھتی ہے جو سالوں بعد اپنے گھر آیا ہوتا ہے۔ رات کو سیسل اپنی گرل فرینڈ کو اپنے گھر دعوت دیتا ہے اور وہ لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ سیسل اپنے غصے پر بہت قابو پاتا ہے کہ اس کے سامنے اس کا باغی بیٹا بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کی ساری باتوں کو وہ برداشت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن لوئی کی باتوں کی وجہ سے اس کے باپ کا ضبط ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بہت غصہ ہو جاتے ہیں۔ 1969 میں جانسن کا دور ختم ہوتا ہے اور وہیں پر نکسن کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ نکسن اس میٹنگ کے دوران کینڈلی کے کیے ہوئے وعدے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ کچھ دن بعد لوئی کو پھر سے جیل ہو جاتی ہے۔ لوئی کا چھوٹا بھائی اس کو ملنے جاتا ہے جیل میں کہ وہ فوج میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ یہ بات سن کر لوئی بہت پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بھائی کو فوج میں شامل ہونے سے روکنے لگتا ہے۔
क्योंकि वो इस सच्चाई से आगाह होता है कि उसका भाई एक ना एक दिन वहाँ पर शहीद हो जाएगा। कुछ दिन बाद जब सीसल और ग्लोरिया एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे होते हैं कि अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक होती है और 2 ऑफिसर्स उनके दरवाजे पर खड़े होते हैं। वो उनको इत्तला करते हैं कि उनका बेटा शहीद हो गया है। वो लोग बहुत ज्यादा गमगीन हो जाते हैं। अगली सुबह चार्ली की आखिरी रस्मात हो रही होती हैं। उनका पूरा खानदान वहाँ इकट्ठा होता है, लेकिन चार्ली का भाई लुई वहाँ पर नहीं आता। वहाँ के हालात बिगड़ते ही जा रहे होते हैं और लोग निक्सन के इस्तीफे के लिए एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर निक्सन भी बहुत परेशान हो जाता है। किचन में लुई अपने बाप के पास आता है और उनको बताता है कि वो कामयाब हो गया है। वो अपने बेटे को ये कहकर वहाँ से निकाल देता है कि एक शख्स जो अपने भाई की आखिरी रस्मात में भी शामिल नहीं हो सका, उस पर फख्र नहीं किया जा सकता। वक्त गुजरता जाता है, वहाँ के बहुत सारे प्रेसिडेंट्स तब्दील होते रहते हैं और तभी 1986 में बनने वाला एक नया प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट सीसल को एक खुफिया खत देता है जो उसने किसी की तरफ पहुंचाना होता है। शाम को सीसल उसी ऑफिसर के पास जाता है और दोबारा तनख्वाह बढ़ाने की मांग करने लगता है। वो इस बात का एहतजाज करता है कि उन लोगों की तनख्वाह भी सफेद फार्म लोगों के बराबर होनी चाहिए। ये बात सुनते ही वो ऑफिसर सीसल को नौकरी से निकाल देता है। सीसल मुस्कुराता है और वो उस ऑफिसर को प्रेसिडेंट का खुफिया मैसेज बताता है कि वो भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा अगर वो अपने काम सही से नहीं करेगा। ये बात सुनते ही वो स्याह फार्म लोगों की तनख्वाहें भी सफेद फार्म लोगों के बराबर कर देता है। प्रेसिडेंट की बीवी सीसल के अच्छे काम करने की वजह से उसकी फैमिली को एक तकरीब में इन्विटेशन देती है। सीसल और ग्लोरिया उस तकरीब में पहुंच जाते हैं। वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे जैसे तकरीब आगे बढ़ती है सीसल खामोश हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है। वापस घर आने के बाद सीसल अपने बेटे लुइस की तस्वीर देख रहा होता है और उसे ये एहसास होता है कि उसने व्हाइट हाउस में काम करते हुए 20 साल गुजार दिए, लेकिन उसने अपने बच्चों के साथ वक्त नहीं गुजारा। वो प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा दे देता है। प्रेसिडेंट नहीं चाहते कि उनका एक इतना होनहार मुलाजिम उन्हें छोड़कर चला जाए, लेकिन वो उसको नहीं रोक सकते। वहीं दूसरी तरफ लुइस अपने लोगों से खिताब कर रहा होता है। वहाँ पर सीसल आ जाता है। लुई फौरन से खामोश हो जाता है और अपने बाप के पास चला जाता है। वो अपने बाप से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, तो सीसल कहता है कि वो उसके ग्रुप में शामिल होने आया है। लुई ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और वो अपने बाप से कहता है कि वो इस काम में गिरफ्तार भी हो सकता है और वो अपनी नौकरी भी खो बैठेगा। ये सुनकर सीसल कहता है कि वो पहले ही अपनी नौकरी छोड़ आया है और वो अपने बेटे से कहता है कि उसने अपने बेटे को इस दौरान बहुत याद किया। और हाँ, सीसल अब सलाखों के पीछे है। जेल में सीसल को इस बात का एहसास होता है कि ये सब लोग तबाहकार लोग नहीं हैं, बल्कि ये लोग अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। अगले मंजर में देखते हैं कि 22 साल गुजर चुके हैं। सीसल और ग्लोरिया बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो गए हैं। लुइस की भी शादी हो गई है और उसकी एक बेटी है। एक सुबह सीसल जब नाश्ता कर रहा होता है तो वो वहाँ से उठकर किसी काम जाता है। जब वो वापस आता है तो अपनी बीवी ग्लोरिया को मरा हुआ पाता है। एक रात जब लुई अपनी पुरानी एल्बम को देख रहा होता है कि उसे सीसल की आवाज आती है, वो भागकर अपने बाप के पास जाता है। वो टीवी पर देखते हैं कि तारीख में पहली बार अमेरिका में एक स्याह फार्म शख्स वहाँ का प्रेसिडेंट बनता है। स्याह फार्मों के हकूक के लिए इतने सालों से काम करते हुए उन दोनों की जीत होती है। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और जज्बाती हो जाते हैं। 2009 में जब ओबामा प्रेसिडेंट का हल्फ उठा लेते हैं तो वो सीसल को वहाँ पर दावत देते हैं। घर से निकलने से पहले सीसल वही टाई पहनता है जो उसे प्रेसिडेंट कैंडली ने तोहफे में दी होती है। व्हाइट हाउस में जब वो बैठा होता है तो एक बावर्ची उसकी तरफ बढ़ता है और उसे बताता है कि प्रेसिडेंट ओबामा उसका इंतजार कर रहे हैं। जब बावर्ची सीसल को प्रेसिडेंट के कमरे का रास्ता दिखाने लगता है तो सीसल बहुत ही फखरिया अंदाज में कहता है कि उसने यहाँ पर बहुत सालों तक काम किया है और वो जानता है कि प्रेसिडेंट का कमरा कहाँ है। ये ईगन एलन की एक सच्ची कहानी है जिसने अपनी जिंदगी के 34 साल व्हाइट हाउस में काम किया और ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो फास्ट फॉरवर्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें।